अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा स्पेशल और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। इस वक्त जो मेरे पस मंज़र में या मेरे अकब में आपको सब्ज़ाज़ार दिखाई दे रहा है, ये है तो बलूचिस्तान, लेकिन बलूचिस्तान सारा ऐसा नहीं है। यहाँ खुश्क कोहसार हैं और ये पहाड़ों की सरजमीन ज़रूर है, लेकिन ये मखसूस सब्ज़ाज़ार है जहाँ आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये जो मखसूस सा और बहुत थोड़ा सा सब्ज़ा है, बलूचिस्तान के लोग यहाँ बहुत महजूज़ होते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन इन खुश्क कोहसारों की जो मसाइल हैं उनको ऐवानों तक पहुँचाना और जो एक मनफी तासुर बलूचिस्तान के हवाले से सामने आता है कि बलूचिस्तान के लोग इतने नाराज़ हैं। आपने बहुत ही बात सुनी होगी कि जी बलूचिस्तान के लोग कहते हैं जी, और सब ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में हम आज़ादी चाहते हैं, खुदा न ख्वास्ता जो है बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं। लेकिन इसका एक और पहलू ये है कि बलूचिस्तान के साथ बेशक ज़्यादतियाँ हुई हैं, नज़रअंदाज हुआ है बलूचिस्तान मादनी वसाइल भी रखता है, बलूचिस्तान के पोटेंशियल, बलूचिस्तान की तस्वीराती अहमियत, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं अपनी कोताहियाँ और गलतियाँ हैं जिसका अजाला भी ज़रूरी है। लेकिन इसका इदराक कौन करेगा? क्या वाकई इसका इदराक अब किया गया है या नहीं किया गया? बलूचिस्तान में जिरगे की बात की जाती है और जो ट्राइबल सोसाइटी होती है उसमें हमेशा जिरगे को इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी नशिस्त को। और आज हमने एक नोटेबल्स की हवाले से एक नशिस्त या जिरगा यहाँ पे मुनक्किद किया है। जिरगे का मकसद मसाइल क्या हैं, उनका हल कैसे निकाला जा सकता है और जो तासुर है बलूचिस्तान के हवाले से उसको दूर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आप 1000 से 1500 किलोमीटर दूर बैठ के वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ को बग़ैर समझे आप उस पर बात नहीं कर सकते। आज हमने इंतख़ाब किया है बलूचिस्तान के मेजर स्टेक होल्डर्स को, यहाँ की कौम परस्त पार्टियों को भी, और उसके साथ साथ यहाँ के जो सहाफ़ी हैं और जो पब्लिक में रहते हैं वो क्या देखा है उन्होंने और क्या इस तासुर को दूर किया जा सकता है। अब ख़वातीन की भी बात की जाती है कि जो ट्राइबल सोसाइटी है वहाँ ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, ख़वातीन को तरक्की की राह में रुकावट समझा जाता है, बल्कि एक मायूब समझा जाता है कि खातून फील्ड में काम करें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम आज आपको बताएंगे कि ये क्यों, इसकी क्या वजूहत है कि ये तासुर पैदा किया गया। जो कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स और वैल्यूज़ हैं, अगर उसको हम बेहतर तरीके से समझें तो हम बलूचिस्तान को भी समझ सकते हैं। इंसानी हुकूक का जो मयार बैनुल अक़वामी सतह पे है, जिसकी बार बार बात की जाती है, चाहे वो अफ़गानिस्तान को लेकर, ट्राइबल सोसाइटी को लेकर, लेकिन अगर आप इंसानी हुकूक के साथ ट्राइबल सोसाइटी और उसके डायनामिक सोशल और पॉलिटिकल को समझें तो इंसानी हुकूक का मयार मगरिब में कुछ और है, जनूबी एशिया में कुछ और है, और उसको समझने की ज़रूरत है। इसी हवाले से आज हमने बलूचिस्तान में एक खुसूसी नशिस्त रखी है। मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने मेहमानों का। मेरी जो दाएं जानिब मौजूद हैं, सबसे पहले डेफिनेटली लेडीज़ फर्स्ट, और ये हमारी इस्लामी तालीमात का भी हिस्सा है, हमारा कल्चर भी यही है कि हम सबसे पहले ख़वातीन की बात करते हैं। राहिला हमीद खान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, मरकज़ी नायब सदर PMLN बलूचिस्तान, बहुत शुक्रिया राहिला हमीद खान दुरानी साहिबा। 3 मरतबा मुंतखब हुई हैं मेंबर सूबाई असम्बली। इनकी और जो तजर्बात हैं उससे भी, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और मेरे साथ दूसरे मौजूद हैं मेरे मेहमान डॉक्टर इसहाक बलोच साहब, भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर नायब सदर हैं नेशनल पार्टी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं सरदार सरबुलंद जोगेज़ई साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का सरदार साहब। और उनके हमरा मौजूद हैं हरदिल अजीज़ शहजादा जुल्फ़िकार साहब, साबिक सदर PFUJ और सीनियर सहाफ़ी हैं, बलूचिस्तान के हालात को बहुत और ज़मीनी हक़ाइक़ पर हमेशा बाखबर रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मेरे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह खान ज़ेरे, मेंबर सूबाई असम्बली रहे हैं पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी के, और इस वक्त सूबाई सदर हैं। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह खान ज़ेरे साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। जी राहिला दुरानी साहबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से एक उमूमी तासुर पाया जाता है कि ट्राइबल सोसाइटी ख़वातीन को मौक़े नहीं देती और इवन के घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देती। सियासत के मैदान में, सहाफ़त में या एज ए सोशल एक्टिविस्ट बलूचिस्तान में तादाद बहुत कम है। व्हाट इज़ द रीज़न? क्या वाकई ये हक़ाइक़ पे मबनी है या नहीं? मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है। आज तो ऐसा नहीं है। यकीनन पहले कुछ जो हैं हर्डल्स थी और काफ़ी थी, लेकिन आज की बलूचिस्तान की ख़ातून को और बच्चियों को जो हमारी हैं, तो ख़वातीन को सब उनको मौक़े भी हैं और उनको जो है तमाम जो है फैसिलिटीज़ भी हैं जहाँ तक वो जा सकती हैं।
دیکھیں یہ لیول مختلف ہے. اب چانس دینا یہ تو گھر کی اجازت، ٹھیک ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اس کو گھر کی طرف سے اجازت مل رہی ہے نہیں مل رہی، یہ ایک بالکل الگ ایشو ہے. جہاں تک اگر ہم اس کو اجتماعی طور پہ دیکھیں تو سوسائٹی تو نہیں روکتی نا. اب میں بھی ایک ٹرائبل سوسائٹی میں اس اسٹیج تک پہنچی ہوں، تو یہ میرے فیملی، ہمارے ارد گرد کی جو سوسائٹی ہے، لوگ، رشتہ دار، دوست، سب نے ہی ایک کہیں نہ کہیں میری اس میں جو ہے گرومنگ میں کردار ادا کیا. میرے اساتذہ کرام، میرے پیرنٹس، تو یہ سب چیزیں ہو کے میں اس لیول تک پہنچی. اسی طرح اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں، ہر ایک کو ظاہر بات ہے کہ وہ مختلف، جیسے کوئی ڈاکٹری کے شعبے میں ہے، کوئی آپ کو بہت لڑکیاں ملیں گی، چاہے وہ جو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں. اساتذہ کو آپ دیکھیں بے انتہا زیادہ ہیں. تو ہم اگر صرف اس کو سیاست کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بھی اس وقت غلط ثابت ہو گیا کہ اس وقت آپ دیکھیں ہماری اسمبلی میں جنرل سیٹس پہ بھی خواتین آئی ہیں. لاسٹ اس میں ہمارے، بلکہ یہ تو ایک اور اچھا کریڈٹ جاتا ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے یہ عمومی تاثر ہے نا کہ خواتین کی اپرچونٹیز نہیں. فہمیدہ مرزا صاحبہ کا تعلق سندھ سے، جی پہلی پہلی قومی اسپیکر. آپ کا تعلق بلوچستان سے، پہلے کسی صوبے کی بھی خاتون اسپیکر اسمبلی آپ. اس کے علاوہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید، ان کا تعلق بھی سندھ سے، وہاں پہ بھی کلچر کی تو بات. کہا جاتا تھا کہ جی نوابوں سرداروں کی سرزمین پہ جو ہے خاتون اسپیکر کے لیے ہونا مشکل ہوگا. جہاں تک ایک عام عورت کی بلوچستان کی بات ہے اور لڑکی کی بات ہے، وہ پھر مختلف ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، مثال کے طور پہ اگر ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن میں اس لیول پہ جو فیسیلیٹیشن ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں میں ابھی بھی لوگ، ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب سے ابھی بھی 30 سال پیچھے ہیں. پنجاب سے تو باقی آپ سوچ لیں کہ باقی پاکستان سے کتنے پیچھے، اور دنیا سے. تو میں سمجھتی ہوں بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے، وہاں پر آبادی کم ہے، لیکن ہماری طرف فیڈرل کی توجہ نہیں رہی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ کا نقطہ ہے، میں چاہوں گا ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب، آپ اس حوالے سے بھی بڑا ایک اہم نقطہ کہ ہماری ویسے تو جو پاپولیشن کے حوالے سے تقسیم ہے، NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہوئیں کہ ابھی تک اس کے بقایا جات بھی جو ہے وفاق سے ہمیں نہیں ملے. اب بلوچستان کی جو مسائل ہیں، جتنی بھی بکھری ہوئی آبادی ہے، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، اسی طرح اس کے مسائل بھی ہیں. غوث بخش بزنجو کے جو نظریہ، پھر حاصل بزنجو صاحب مرحوم، وہ بھی فوت ہو گیا، دنیا سے چلے گئے. انہوں نے بھی بہت آواز اٹھائی بلوچستان کے حوالے سے. یہ بلوچستان کے حوالے سے جو تعصب جو ہے وہ یہ ہے کہ جی بلوچستان کے نواب، بلوچستان کے سردار، بلوچستان کی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی اس کی برابر کی ذمہ دار ہیں. دیکھیے، بہت بہت شکریہ. میں پاکستان ٹیلی ویژن کی وساطت سے ہمیں موقع ملا. پہلی بات تو یہ کہ یہ تاثر بالکل ہی غلط ہے کہ جو نواب سردار ہے انہوں نے جو ہے ڈیولپمنٹ کو چھوڑا نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں آواران کا. جو آج آواران جو ہے سب سے زیادہ ڈسٹرب ایریا ہے. آواران کا وزیر جو ہے قدوس بزنجو صاحب تھے، مسلم لیگ کاف سے، اور وہاں کا جو ناظم تھا وہ خیر جام بلوچ تھے. اس کا تعلق ہماری پارٹی سے تھا. یہ خیر جام بلوچ ہر جگہ جاتا تھا، دامن پھیلاتا تھا کہ بھئی یہاں پہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اب شاید ہوگا اس زمانے میں یعنی ڈپٹی کمشنر کا آفس نہیں تھا، وہاں پہ ایک پکا بلڈنگ تھا، وہ ایک ریسٹ ہاؤس تھا جس کے 3 کمرے تھے. اب دیکھیں نا، آپ اگر اس تناظر کو دیکھو گے، بالخصوص PTV کے، شاید ہماری یہ بات ان کے ایوانوں تک پہنچ جائے، آپ بلوچستان کو ایز اے وفاقی وعدت جو ہے کنسیڈر کرو، نمبر 1. اب ایک رشتہ ہے، پھر بھی آج ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ بھئی جو آئین میں جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، خدا را ان پہ عمل درآمد کرو. فرض کرو حالی میں بلوچستان کی آبادی کا 70 لاکھ کم کیا گیا. کیا لاجک ہے، کیا دلیل ہے اس میں؟ یعنی خود سینسس جو ہے کمشنر، چیف کمشنر نے پچھلی دفعہ جب نواب اسلم صاحب کے زمانے میں خانہ شماری ہوا، ہم نے کیس بھی کیا تھا ہائی کورٹ میں، اس نے خود کہا کہ 11 ڈسٹرکٹس میں ناممکن ہے کہ خانہ شماری ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو 2017 کا ہمارا جو مردم شماری تھا، اس میں بھی لوگوں نے دور دراز کے علاقوں کو ایکسیس نہیں کیا. فرض کرو اگر خاران کی آبادی کو 5 لاکھ ہونا چاہیے تو 2017 میں وہ 2 لاکھ تک پہنچ گیا. تو اب پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو 2 لاکھ 2017 میں تھا، اس کو جو ہے وہ گروتھ کے حساب سے، پاپولیشن گروتھ کے حساب سے انہوں نے اس میں ایڈ کر دیا، اور 70 لاکھ لوگ جو ہے انہوں نے کم کر دیے. یہ زیادتی. اسی طریقے سے دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں، فرض کرو بلوچستان میں مور دین 40% جو نیشنل ہائی ویز ہیں وہ بلوچستان میں ہیں. تو اگر جو NHA کا فنڈ ہے تو ہمیں 40% ملنا چاہیے.
हमें 50% मिलना चाहिए। आप NHA के देखो फंड आप हमें तकसीम के क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं मैं- कि उसको चेंज करने की जरूरत है। नहीं, मैं कहता हूँ फर्ज करो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, नेशनल हाईवेज 40% तो बलूचिस्तान में है, ठीक है। आप फंड उसको देते हो सिर्फ जो है 10%। वो बकौल महबूब हक की उसने बहुत अच्छी बात की थी कि आप लोगों को जो है पैसे देते हो आबादी के मुताबिक बलूचिस्तान को, क्या लोगों के सरों पे तामीर किए जाएंगे नहीं, सड़कें? तो आपका मतलब है कि बलूचिस्तान का ये मौकिफ आज भी है कि बलूचिस्तान की जो आबादी नहीं बल्कि उसका जो एरिया है उसके मुताबिक देखो उसको ना, बिल्कुल दुनिया में है। अब फर्ज करो NFC अवार्ड क्यों नहीं होता है? जो हमारा इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको भी उन्होंने वेट दिया था, जो पिछला NFC था। फिर आइन में है कि अगर पिछले NFC में मुझे 10 अरब मिलते हैं, 10 करोड़ मिलते हैं, तो आने वाले NFC में कम होना नहीं होना चाहिए। तो NFC क्यों नहीं करते हो? इसी तरीके से फ़र्ज़ करो जो NEC है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, उसके कहते हैं साल में आइन में है कि 2 मीटिंग्स होने चाहिए। ठीक है। और उसमें ये भी है कि जो लेस डेवलप्ड एरियाज हैं उनके तजावीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर साहब फरमाए तो कंक्लूड करूं, अभी आप देखें हमारा एक पिंजरा पुल 200 मीटर है, वो नहीं बन पा रहा है। नंबर 1 हाईवेज की हालत हमारे सामने हाँ, है। वो फ्लैश फ्लड में जो है वो जी खत्म हो गया। और मैं आपको ये भी कहूँ कि अगर आप 1950-60 से आज तक जो है फेडरल PSDP को देखो, कहीं पे बलूचिस्तान को मिला है 1%, कहीं उसको मिला है 0.5%। PSDP के साइज और वसाइल की तकसीम का क्राइटेरिया, ये आपका दूसरा बड़ा अहम जी सवाल हाँ। है। इस पर मैं दोबारा आता हूँ। सरदार सरबुलंद साहब, आप इस हवाले से बताइएगा। जिस तरह एक मौकिफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है और डेफिनेटली जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र आता है, उनकी खिदमात का जिक्र आता है हमेशा से, और 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेनिफिशरी होना चाहिए था, बलूचिस्तान को भी होना चाहिए था, और तमाम जो इकाइयाँ हैं जिनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बार बार उनका मौकिफ रहा है, आपको लगता है कि उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है, आपको फ़ायदा पहुँचा है? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस बलूचिस्तान के अहम इश्यूज़ पे हमें दावत दी है। सबसे पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद आपको पता था कि इससे पहले जब भी तनख्वाहों के लिए वज़ीर आला बाकायदा चक्कर लगाता था हर महीने कि उनको तनख्वाहें मिल जाएं। जब से 18वीं तरमीम हुई है, अभी आपको पता है कि हमारे तकरीबन बलूचिस्तान की 140 अरब के करीब उनकी बजट हो गई है, और उसमें ये है कि आज हर MPA जो है वो अरबों रुपए की 18वीं तरमीम के बाद उनको डेवलपमेंट फ़ंड दिया जाता था, उनके मर्ज़ी से वहाँ पे स्कीमें होती थी, और आपके सूबे में फ़ंड इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि अभी वापस फेडरल गवर्नमेंट को लैप्स करके वापस चले जाते थे। तो हमारी अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं। बलूचिस्तान के जो यहाँ पे बिठाए गए लोग होते हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली में हो, चाहे उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में हो, वो भी तरजीह नहीं देते हैं अपने इलाके के, अपने ज़िलों को, अपने आवाम को। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ वफाक की बात करते हैं तो हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए। हम भी तो करप्शन की एक हद कर दी यहाँ पे। अब बलूचिस्तान को आपको पता है जो सर्वे हुई थी दुनिया के लेवल पर उसकी बदनामी हुई है। तो हमें खुद भी देखना चाहिए और आवाम को भी ऐसे ही लोगों को लाना चाहिए असेंबलियों में। अकेला जिम्मेदार नहीं, हम खुद सब जिम्मेदार हैं। वफाक ने तो ये किया, हमारे दौरे हुकूमत में 18वीं तरमीम में इतने ज़्यादा वसाइल बलूचिस्तान को दिए, आपको खुद आप ज़रा देख लें। नहीं सरदार साहब, नहीं, ये आपने एक बड़े काम नुकता उठाया। आगाज हुकूक बलूचिस्तान 5000 जॉब्स, उस पे ये गिला रहा कि जी यहाँ के लोग जो है कहीं और पे बैठ के डोमिसाइल बलूचिस्तान का बना के उनको जॉब्स मिलती रही, यहाँ के मकामी लोग उससे फायदा नहीं उठा सके। इवन कि यहाँ के भी डोमिसाइल्स को नहीं मिली वो जॉब, वो लोग इवन के बलूचिस्तान को जानते भी नहीं है। डॉक्टर साहब, हकूक बलूचिस्तान के यहीं के लोगों को मिले हैं। अगर डोमिसाइल बाहर से बनाए गए वो भी हमारे ही DCs ने बनाए, तो डोमिसाइल तो हवा में नहीं बनता है ना वफाक बनाते हैं। डोमिसाइल तो आपका हर DC के अपना अमला वहीं पे अपनी जो टीम होती है उन्हीं के तवसुत से होती है, और डोमिसाइल के लिए एक प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस को सख्त कर दे तो वो भी कानून साजी तो सूबाई असम्बली में होती है, वो भी तो आके आके गवर्नमेंट करते हैं। तो गलतियाँ हम लोगों में भी है। वफाक से हमें बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि हमें
जैसे नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा ज़रूरत बलूचिस्तान को है, जो जहाँ पे रोड पहुँचती है तो वहाँ पे सब कुछ आपकी जो तरक्की होती है वो रोड्स के साथ होती है। तो ये बिल्कुल इस पे हमें नेगोशिएट करनी चाहिए। ठीक है। अगर हमें कम से कम 10% के बजाय 15% मिले, 20% मिले, तो बलूचिस्तान की जो आज महरूमियाँ हैं, जो लोग आज बगावत की तरफ जा रहे हैं, तो उसका मेन मकसद ये है कि लोग बेरोजगार है, तालीम नहीं है। ये और एक तालीम वजह उस है, वक्त एक होगी वजह ये भी है कि हमने मौका दिया, दुश्मन की एंट्री हुई और फिर उसने उससे फायदा उठाया भरपूर अंदाज में, और आज बदकिस्मती से हमारे कुछ नौजवान उनके हाथों में खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब देखो, मैं एक बात बताऊं, एक तो हमारा बलूचिस्तान तमाम ये जो हमसाय ममालिक के बॉर्डर्स हैं, वो उसमें अमदुरफ्त आना जाना रहता है। हमारे सदियों से उनके साथ रिश्ते नाते हैं, उनको तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप उनको रोज़गार दें। चमन बॉर्डर है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद रोज़गार यहीं से हासिल करते थे। आपने बॉर्डर बंद करके वहाँ पे लोगों को बेरोज़गार करके, तो उनका और रास्ता ही नहीं है, या तो पहाड़ों पे जाएंगे, या बंदूक उठाएंगे, या चोरी की तरफ जाएंगे। तो आप लोगों को रोज़गार दें, और यहाँ की आवाम को रोज़गार दे, यहाँ की बच्चों को तालीम ठीक दे, है। तो ये इंशाल्लाह बेहतरी की आप तरफ जाएंगे। फाइनेंशियल इश्यूज की तरफ जा रहे हैं, यानी हमारा जो मसला है, मैटर इज फाइनेंशियल। मतलब आप ये समझते हैं कि हमें प्रॉपर अगर माशी तौर पर बलूचिस्तान में इस्तेहकाम हो तो लोग इस तरफ राग़िब नहीं होंगे। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, अरसे दराज से आप बलूचिस्तान के डायनामिक्स को समझते हैं, और जो अहले कलम हैं और जो अहले सहाफ़त हैं, उन्होंने बलूचिस्तान की वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान की उस तरह खुलकर आवाज़ नहीं उठाई है, और बलूचिस्तान की जो वो जो दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी कमियां रह गई हैं। क्या लगता है आपको, ये सब जो बना हुआ एक तासुर कि जी नवाब हैं, सरदार हैं बलूचिस्तान में, वो भी रास्ते में रुकावट हैं, यहाँ ये कहा जाता है कि नहीं जी इस्लामाबाद ज़िम्मेदार है, विफाक ज़िम्मेदार है, और मुस्तफ़ीद भी होते रहे हैं, हुकूमतों में भी रहे हैं, हुकूमतों में रहते हैं तो कहते हैं सब अच्छा है जी, वफाक भी बड़ा ताउन कर रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में अगर आप 2-4 अदवार को देख लें, एक मखसूस तबका जो है इस बलूचिस्तान के 23 साल के जो लॉ एंड ऑर्डर है उससे मुस्तफ़ीद हुआ है, और बड़े अच्छे अंदाज में मुस्तफ़ीद हुआ है। ऑफिशियल फिगर मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट की, कि पिछले ये 5 साल में 1.5 से 2 अरब हर एमपीए को मिला। ठीक है, इनसे माजरत के साथ नसरुल्लाह ज़ेरे साहब बैठे हैं, वो बहुत बड़ा सवाल है कि ये पैसे जाते कहाँ हैं। ये जो भी हम जिक्र कर रहे हैं कि डेवलपमेंट फंड के मद में और उसमें, ठीक है ना, कहाँ जाते हैं, किस चीज पे। अब डेवलपमेंट फंड क्या है, 2 सोलर आपने छत पर रख दिए, वो भी आपने पीएसडीपी का हिस्सा बना दिया। हाँ। एक टैंक आपने लेवो कर देखे, ट्यूबवेल एक बोर कर दिया, वो भी उसमें। एक बदकिस्मती बलूचिस्तान की रही है कि फंड 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत है, नवाब असलम रैसानी, उसमें नवाब असलम रैसानी शरीक नहीं थे, तमाम लोगों ने मिलकर उनको कहा कि फंड जो है 100% तकसीम कर दें। किस पे डिवाइड कर दें, आपने उस पे एमपीएस पे कर दिया। पीएनडी का रोल खत्म हो गया, हाँ, फाइनेंस का रोल खत्म हो गया, सीएम का रोल खत्म हो गया, और एमपीए हो सवाबदीद पे चल और फिर उसका जो असरात पड़े हैं ये 2.5 साल में। कुद्दूस साहब तो सोते रहे। हाँ। एमपीए जो है वो बिल्कुल उसमें अपोजिशन भी इतनी मुस्तफीद हुई और वो भी खुश। हाँ, गवर्नमेंट के लोग तो खुश ये तो बिल्कुल आपको नहीं लगा शहजाद साहब, सॉरी, मैं भी जैसे नवाब असलम रैसानी साहब की हुकूमत में सब वजीर सबका इस्तीफा। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब इसमें हुआ क्या कि अगर ये जो आज मारामारी है और आपका एक लॉ एंड ऑर्डर है, उसका कोई पैरेलल सिस्टम तो होना चाहिए। पैरेलल सिस्टम, गवर्नमेंट काम करे, गवर्नेंस ठीक हो, करप्शन तो तमाम पाकिस्तान में है, लेकिन उसका रेशो कम होना चाहिए। उससे क्या होगा, अब नौकरियां जब बिकेंगी, पीएसडीपी चली जाएगी बिल्कुल नाली में, तो फिर मुझे बताएं आम यंगस्टर के लिए क्या है। डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 तरीके, मैं तो कहता हूँ, बल्कि सरदार सरबुलंद ने कहा कि वो बंदे कहाँ जाएंगे, वो जो सबसे कमजोर होगा वो खुद ड्रग एडिक्ट बन जाएगा, उससे वो होगा मजबूत होगा। और आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए 35,000 नौकरियां, ये कहाँ है वैसे? वो क्या करेगा 1 किलो ड्रग का यहाँ से वहां ले जाकर अपना रोजगार वो करेगा, उससे मजबूत होगा, वो बंदूक उठा लेगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपने बलूचिस्तान के मामलात को ठीक करना है, उसकी मायूसी, ये जो 73 साल की मायूसी है, या ये 70 से अब तक जितनी उसके मायूसी है, उसके पैरेलल सिस्टम आप लोगों को इंसाफ तो दें। अगर ये ठीक कहते हैं, हाँ, यू आर राइट। अब एक इसमें एक और फैक्टर है, जस्टिस। कमिश्नर तो इसी के थे ना। आज मुझे बताएं कि पहले गिला था कि पीएसपी बाहर से आता है,
इसका डीएमजी बाहर से आता है। अभी तो 99% मेरे ख्याल 98% आपके इधर ही के हैं ना। जब वही बना के दे रहे हैं वो लोकल सर्टिफिकेट डोमिसाइल वो बना के देंगे, फिर हम क्यों रोएंगे कि जी इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग किस तरह कर रहे हैं, लाहौर में बैठे हुए इस तरह कर रहे हैं। पहले हम अपनी गिरबान को देखें। और ये पिछले 10 साल जो है ये तो तबाहकुन गुजरे हैं। मैं इसमें अच्छा, तमाम आप ये भी political समझते parties शामिल नहीं, सॉरी, आप ये भी समझते हैं कि ये एक तासुर था कि आपने जो अभी बड़े काम नुक्ता उठाया कि जी ये जो सवाबदीदी कहेंगे ना जी, तमाम एमपीएस के डेवलपमेंट फंड जारी कर दिए गए, तो जाम साहब को भी के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैं उसके भी मुहर्रिकात और अपोजिशन भी यहाँ एहतजाज करती रही, उन्होंने कहा जी हमें फंड नहीं दिया जा रहा। क्या ये एक वजह थी मेन? यस बिल्कुल। अपोजिशन को देखें, जब डॉक्टर मालिक साहब की हुकूमत थी उसमें मेरे बराबर बैठे हैं, ये इसको डिनाई ना कर सकें, इनकी पार्टी ने कहा कि हमेशा उलमा हजरात हमेशा रहे हैं हुकूमत में हमारे, उसमें उसी पीएसडीपी को हमारे खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किया, लिहाजा आप अपोजिशन को कम पैसे देंगे। तो वो जो उलमा उस वक्त अपोजिशन में थी, ठीक है, उनके भी पैसे इनको मिलते रहे और उसके बाद वो चलता रहा। फिर वो जाम साहब ने भी वो किया जो मेरे ख्याल में अगर आपने हुकूमत को देने हैं पैसे तो आप उनको भी दें। ठीक है। नसरुल्लाह ज़ेहरी साहब कहते हैं जी बलूचिस्तान का जिस तरह ये बड़ा एक अहम सवाल उठाया शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने कि जी बलूचिस्तान के वसाइल जो हैं वो हैं बलूचिस्तान के, लेकिन मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और बलूचिस्तान का जो पीएसटीपी का साइज़ बढ़ाया जाए, एनएफसी के बकाया जात दिए जाए, 500-600 अरब रुपए का बजट, आपको नहीं लगता कि अगर उसको विल हो और उसको एग्जीक्यूट किया जाए या उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए तो ये जो मसाइल जिनका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, ये 35,000 नौकरियां कहाँ गई, वो ट्रक की बत्ती के पीछे ही नौजवान लगे हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि अगर हम ओवरऑल तमाम मुल्क का डेवलपमेंट का बजट देख के पाकिस्तान का पूरा बजट गुज़श्ता चंद सालों से कोई 7,000-8,000 अरब रुपए का बजट वो पीएसडीपी पेश करते हैं। उसमें जो भी है, जितना पैसा डिफेंस को जाता है, जितना कर्ज़ों की मद में जाता है, जहाँ तक रही हमारे सूबे की, तो इतना बड़ा सूबा जो मुल्क का 44% बन रहा है, आधा हिस्सा है ये मुल्क के। यहाँ हमारे मुलाजिमीन जो पीएसडीपी हमारी बन रही है उसमें तो इस साल 400 अरब रुपए कम अज कम ये हमारा नॉन डेवलपमेंट बजट है, जो तनख्वाहों की मद में जा रहा है, जो दीगर मवाद में जा रहा है, मगर डेवलपमेंट के लिए ओरिजिनली आपके पास 100 अरब रुपए भी नहीं। अभी उन्होंने बजट पेश किया है 150 अरब रुपए का डेवलपमेंट, लेकिन ओरिजिनल आपके पास जो रकम पड़ी हुई है वो रकम इतनी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने तो पीडीएम ने तो अवाम का बेड़ा मजीद तबाही। अच्छा, ये जो पीडीएम के हवाले से आपने बात की, इसको मैं मजीद भी आगे बढ़ाऊंगा। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे और नसरुल्लाह खान ज़ेहरी साहब जो बात कर रहे हैं कि पीडीएम तो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी वाज पार्ट ऑफ इट, ही वाज नॉट आउट ऑफ इट, इनका भी इट वाज नॉट आउट ऑफ इट, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी उसका हिस्सा थी, लेकिन पीडीएम अगर इसकी जिम्मेदार है तो फिर तो तमाम सियासी जमातें जो है उसके हवाले से बहुत सारे सवालात उठते हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। बर्र सग़ीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी का पैगाम, पैगाम पाकिस्तान। इक़बाल के ख्वाब की ताबीर, पैगाम पाकिस्तान। पैगाम पाकिस्तान, क़ायद आज़म के नज़रियात और अफ़कार का तसलसल। पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम की इज्तिमाई दानिश की मुत्तफ़िक़ा आवाज़। पैगाम पाकिस्तान है पाकिस्तानी कौम के सुनहरी और ताबनाक मुस्तक़बिल की बुनियाद। पैगाम पाकिस्तान है वतन अज़ीज़ के मुमताज़ रहनुमा, स्कॉलर्स और अहले दानिश के मुत्तफ़िक़ा रहनुमा दस्तावेज़। आप देखेंगे पीटीवी होम पर पैगाम पाकिस्तान। कश्मीरी आवाम तमाम तर भारतीय मसालिम के बावजूद अपनी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरज़म है। कश्मीरियों ने अपने हक़ के खुदरादियत के हुसूल के लिए हर कुर्बानी पेश की है। मोदी हुकूमत कत्ल गारत, गिरफ्तारियों और तशद्दुद का सहारा लेकर कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को शिकस्त नहीं दे सकती।
भारतीय मसालिम के बावजूद कश्मीरी आवाम की तहरीक आज़ादी जारी है। मोदी को याद रखना चाहिए कि जुल्म और जबर से कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। ज़माने की कसम खाकर फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उससे बाहर हैवानियत है, गुलाम बन जाते हैं। आपने ज़ुबान की बुनियाद पर एक बालादस्त तबका पैदा कर दिया है जो फ़िक्री तौर पर भले अपाहज हो। ये तसलसल है गुज़श्ता इन 70 सालों का। हम चूँकि मज़हब का जिक्र कर रहे हैं तो इखलाक की कितनी एग्जाम्पल दी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाहिला दुरानी साहबा, ये बताइएगा, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ट्रेजरी बेंचेस को भी आपने देखा, अपोजिशन बेंचेस को भी देखा, थोड़ी कंफ्यूजन आपके लिए नहीं रही जब आपको सब के सब एक ही सफ में खड़े हो गए? महमूद अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज, सब वजीर, और एक आध कोई बीच में जो फकीर की वो रह गए थे, वो तो बाहर बैठे हुए थे। क्या लगा आपको ये सब देख? नहीं, ये जब मैं स्पीकर थी उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त अपोजिशन भी बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन थी। आपने उसके बाद तो सारी चीजें हाँ, नहीं, वो सही बात है आपकी। मैं आपको एक बात बताऊं, जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे आप नसरुल्लाह ज़ेरे साहब से। देखें, मैं हकीकत आपको बताऊं कि हमारी अपने बलूचिस्तान के मेंबर्स की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बहुत गलतियां हैं। हमें फ़ंड मिले, वो अपनी जगह के फेडरल ने हमारे साथ क्या ज़्यादती की, क्या नहीं की, वो तो बिल्कुल सच है कि वो लेवल एक अलग लेवल है। NFC अवार्ड है, दूसरी चीज़ें हैं, रेकोडेक है, दूसरी चीज़। लेकिन जो हमें मिल गया उसमें हमने क्या परफॉर्मेंस दी? मेरे ख़्याल में हमें खुद एहतसाब, अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े थे। मुझे अफसोस होता है जब मैं बलूचिस्तान में जाती हूँ तो मुझे कितने 65 लोग हैं हम, 65 में से हमारी असेंबली की सीट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा 1-2 के अलावा बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आता। ठीक है। बड़ा दुख होता है आपको देख के। नवाज़ शरीफ साहब जब यहाँ आए थे, हमारी गवर्नमेंट जब थी और लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी मसला था नवाब रिसानी साहब के दौर में, तो उन्होंने आके कहा था कि 12 गलियों का शहर आप लोगों से नहीं संभाला जाता। तो यहाँ तो देखिए ना, हमारी अपनी भी परफॉर्मेंस की बात आती है, चाहे वो फंड है, चाहे वो गवर्नेंस है, चाहे दूसरा है। हम कहीं ना कहीं नहीं, हम 50 से ज़्यादा % हम जिम्मेदार हैं कि हमने मतलब अगर हकीकतन तौर पे, जैसे शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने कहा, अगर हम हकीकतन अपना एहतसाब करें तो हम बहुत क्लियर नहीं नज़र आएंगे। आप डॉक्टर इसाक साहब ये बताएं, ये 2.5 साल बलूचिस्तान के नसीब में, 2.5 साल एक वज़ीर आला, 2.5 साल दूसरा वज़ीर आला, ये एक्सपेरिमेंट्स बलूचिस्तान, और ये भी अभी ये तासुर भी एक है कि जी बलूचिस्तान में एक्सपेरिमेंट होता है और ये सारा कुछ मौसम यहीं से हवाओं का रुख बदलता है। देखें, इसमें कोई शक नहीं। देखें ना, जब सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वज़ीर आला होता है, हमारे यहाँ जैसे हमने इदारों की जो इस्तेदाद की बात की है, उनकी कैपेसिटी की बात की कि वो नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो 5 साल जो हमारे जो गुजरे हैं, वो बदतरीन जो है यहाँ पे गवर्नेंस रही है, बदतरीन हुकूमत रही है। जब चीफ मिनिस्टर खुद ज़िम्मेदार ना हो, कॉन्शियस ना हो, चीज़ों को नहीं देख रहे, तो फिर सारे मामला जो है ख़राब हो जाएंगे। आपने 2.5 साल की बात की, 2.5 साल वाकई हमारी इतनी अक्सरियत नहीं थी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि वज़ीर आला जो है डॉक्टर मालिक साहब हो, और वो एक मरी मुआहदा हुआ कि भाई 2.5 साल आप होंगे और 2.5 साल जो है मुस्लिम लीग नून होगा। मैं आपको डॉक्टर साहब फ़ख्र से कहता हूँ कि वो
जो 2.5 साल हम रहे, उस 2.5 साल में इतने काम हुए कि अब अगर आप उनको देखें कि गुज़िश्ता 70 सालों में नहीं हुए। मसलन अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूँ डॉक्टर साहब, फर्ज करो नैब के ज़माने में एक यूनिवर्सिटी बनी, एक मेडिकल कॉलेज बनी। उस 2.5 साल दौर हुकूमत में 3 मेडिकल कॉलेजेस बने, इंस्टीट्यूशंस आपने बनाए, नए इंस्टीट्यूशन। हाँ बिल्कुल, यानी उस 2.5 साल में मैंने कहा 3 यूनिवर्सिटीज़, 3 मेडिकल कॉलेजेस, और सबसे बड़ी बात ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत ख़राब था। उसको जो है ठीक करने में उस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अच्छा, मैं डॉक्टर साहब इसको आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि अब वक्त भी हमारा ख़त्म, अब हम कंक्लूड करना है इसको चाह रहे हैं। वैसे ये भी बदकिस्मती है हमारी कि जब ये लॉ एंड ऑर्डर का कोई बड़ा इशू होता है, ब्लास्ट होता है, तो कहते हैं कि जी ये तो फेडरल गवर्नमेंट, ये तो फेडरल सब्जेक्ट है, ये तो वफाक का मसला है क्योंकि आलमी मसला है दहशतगर्दी। लेकिन अगर थोड़ा सा सुकून आता है तो फिर हुकूमतें क्रेडिट लेती हैं। डॉक्टर साहब मैं माजरत के साथ ये बात करूंगा। सरदार साहब, एक तो जो नेशनल पार्टी की परफॉर्मेंस है, पश्तूनख्वा मिली आर्मी पार्टी की है, PMLN पीपल्स पार्टी की, लोग देख रहे हैं, लोग जानते हैं, उन्हें सब पता है कि किसने क्या डिलीवर किया है, कितने टाइम में डिलीवर किया है। पीपल्स पार्टी जिसने ये हमेशा कहा हम तो वफाक की, हम तो फेडरेशन की, तो चारों सूबों की जंजीर और ये सारा कुछ, बलूचिस्तान में आपको भी तो मौका मिला है, कोई ऐसा कारनामा बताएं सर। 60 वज़रा की फौज, जफर मौज वाला मामला तो आपका भी था। पीपल्स पार्टी के जब आप उस दौरे हुकूमत की बात करें तो उसमें नवाब असलम को जब वज़ीर आला बनाया गया तो पीपल्स पार्टी ने सबसे बड़ी गलती ये की कि पीपल्स पार्टी का अपना पुराना मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक हम इस चीज़ को ये कहते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। पार्टी का उन बुनियादी लोगों को आप मौका दें जो इसने पार्टी के साथ सालों साल हर किस्म के हालात में आपके साथ रहते हैं। आज नवाब असलम ने उसमें बदनामी हमारी हुई, पार्टी की वर्कर तबाह बर्बाद हुए और मज़े उनके साथ जो उस दौरे हुकूमत के लोग थे, और उसके बाद आज नवाब असलम भी हमारे साथ नहीं है, वो लोग भी हमारे साथ नहीं थे। हम इस तमाम प्रोसेस में जदोजहद में इसी तरह जारी सारी रहे। और चलिए ये भी अच्छी बात है कि आपने अपने किसी गलती का, बिल्कुल हम तो मरकज़ के सामने, हमारी मरकज़ी लीडरशिप के सामने हम हमेशा मैंने आवाज़ उठाई है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के सामने हमने ये कहा है कि पार्टी के मुखलिस कारकुनों को हमेशा याद रखे। शहजाद जुल्फ़िकार साहब, ये नजरियाती कारकुन कुछ अरसे बाद जज्बाती हुए, फिर उसके बाद ये हादसाती जो लोग हैं, इन्होंने तो नजरियातियों को कहते हैं जी मलियामेट कर दिया, ऐसा है? ये एक अफसोस की बात है कि पार्टीज़ को के लीडरशिप है, उन पर डिपेंड करता है कि वो देखें कि सख्तियों में कौन लोग उनके साथ थे। चंद लोग को ज़्यादा अहमियत देते हैं और फिर देखते हैं यहाँ वहाँ से। पिछली दौरे हुकूमत में आप देखें ना, जो पॉलिटिकल पार्टी थी तो उसमें भी देखो सारे लोग आ गए और वो शुरू के लोग सारे उस पीछे चले गए। तो कुछ ऐसा एक ग्रुप है जो मैं कहना कि एक ग्रुप मुस्तफीद हुआ इस तमाम बलूचिस्तान के मामले। ये ग्रुप है जो बदलते रहते हैं, जो बदलते रहते हैं और वो भी एक्सेप्ट करते हैं। पावर्स पॉलिटिक्स कहें, क्या कहें, ये इसको पावर पॉलिटिक्स, इसको आजकल के दौर में पावर पॉलिटिक्स, स्मार्टनेस, होशियारी बहुत ज्यादा जबरदस्त वो हर पार्टी को बदलते हैं। और अच्छा, पार्टी भी मजबूर है, बट पार्टी भी मजबूर है, उनके बगैर रह नहीं सकती। वो भी उन्हीं को वो करते हैं कि ये इलेक्टेबल्स का जो लफ्ज है ना, ये बड़ा अच्छा खूबसूरत लफ्ज है कि इससे हमारी स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी। मतलब बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे, अब हम ये कह सकते हैं कि बदलता है रंग सियासतदान कैसे कैसे ये इस तरह होता है। और फिर उसके बाद सफर कौन करता है? कारकुन भी करता है और पॉलिटिकल पार्टी भी। यानी वो जो गाड़ियों की शीशे बदकिस्मती तोड़ने में साथ आगे होता है, खंभों पे जो झंडे लगाने के लिए, मार खाने के लिए आगे होता है, वो फिर बाद में पीछे होता है और मजे जो है पैराशूटर्स करते हैं। नसरुल्लाह खान ज़ेरे साहब, अपनी जिम्मेदारी का तयन कौन करेगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि हमने जब तक अपने गिरबान में नहीं झांका, हमारी गलतियां, अगर हम ये कहें हम फरिश्ते हैं, हमने कुछ नहीं किया, मसले काल तो नहीं निकलेगा। नसरुल्लाह साहब, आप लोगों ने मर्दमशुमारी का बाइकाट किया, इसको आप अच्छा फैसला बोलते हैं? मर्दमशुमारी का बाइकाट क्या हो सकता है? हालात ऐसे थे जिस पे हम ठीक थे और उसके नताइज भी जो हम समझ रहे थे जो वो उसी तरह है। जहाँ तक रही बात, दोस्तों ने बात की, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर मैंने स्टूडेंट लाइफ से सियासत शुरू की, मैंने झंडे लगाए, मैंने पार्टी के मीटिंग्स किए हैं, मैंने पार्टी को मुनज़्ज़म किया है। मैं जिस मकाम तक पहुंचा हूं मुझे अपने पार्टी के कारकुनों ने पहुंचा है। और आज 10 साल के बाद मैं यहाँ कहते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने ज़मीर से मुतमईन हूँ। जो आवाम ने मुझे अमानत दी है, उस अमानत में मैंने एक ज़र्रे की ख़यानत नहीं की है। मैंने आवाम का पैसा
عوام پہ لگایا ہے، اور انشاءاللہ میرا حلقہ اس بات کا ثبوت ہے. اور یہ یقیناً جس طرح دوستوں نے کہا کہ سیاسی کارکن کا، ہر پارٹی کے سیاسی کارکن کو اہمیت دینی چاہیے، اور سیاسی کارکن ہی پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. راہیلہ حمید دورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ، سردار سربلند جوگی صاحب آپ کا بہت شکریہ، شہزادہ ذوالفقار صاحب آپ کا، نصر اللہ خان زیری صاحب آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین میں کیا کنکلوڈ کروں، آپ نے تمام گفتگو سنی. یہ نمبر آف ایپیسوڈز جو ہیں یعنی بلوچستان فوکس جو ہے یہ ہمارا رہے گا. ہم آگے آپ کو اب تمام بلوچستان کے سٹیک ہولڈر سے ملوائیں گے. آگے آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی بلوچستان کے حوالے سے. ریالٹی آپ کے سامنے رکھیں گے، حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. بلوچستان کا مسئلہ ہے کہ آج خود احتسابی ہمارا فوکس رہا ہے کہ ہم نے اپنا احتساب بھی کرنا ہے. جب تک ہم نے اپنا احتساب نہیں کیا، خود کو فرشتہ ثابت ہم نے جب تک کیا، ہم مسائل کے حل کی طرف نہیں بڑھیں گے. کیونکہ انسان ہے، انسان غلطی کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان خطا انسان سے ہوتی ہے. اگر وہ اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کر اور اس غلطی کو اپنا استاد نہ سمجھے، کیونکہ وہی غلطی اس کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے، اگر وہ اس غلطی کا ازالہ نہ کرے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پھر یہی ہوگا کہ جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے کیا ہم تو بہت اچھے. اور بلوچی کی ایک مثال آج مجھے پھر یاد آ گئی کہ مئی وار واہ واہ کئی وار نانا. ڈاکٹر سجاد بخاری کو کوئٹہ سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.